तो अच्छा। मैं सीधे आज के मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी के गुरुजन गुरुवर आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, जो मगध विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति हैं, मैं सीधे उनको उनके आशीर्वचनों के लिए, मार्गदर्शन के लिए सीधे हम सादर पूर्वक आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सर। धन्यवाद। मैं डिफेंस एंड स्टडीज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत इस रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित कार्यशाला के आयोजन के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी, जो हमारे मित्र हैं और जिनके निर्देशन में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का बहुत ही विकास हो रहा है। एकेडमिक फील्ड में विभिन्न विभागों को, उनके शिक्षकों को, विद्यार्थियों को निरंतर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए उनके मार्गदर्शन में विभागीय स्तर पर सभी विभागों में, जो अखबारों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, खासतौर से सोशल मीडिया से सूचनाएं मिलती है, उससे स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा के बदलते हुए परिवेश में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी विभाग और खास तौर से रक्षा अध्ययन विभाग, जिसका नाम वर्तमान में डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज डिपार्टमेंट है, हमारे अत्यंत मेधावी और अपने योगदान से निरंतर हमारा मान सम्मान बढ़ाने वाले सभी शिक्षकगण, खास तौर से वर्तमान में विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा और इस वर्कशॉप के जो कन्वीनर है हमारे शिष्य प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, विभाग के भी शिक्षक हैं। सौभाग्यशाली हूं कि मैंने जिस गुरु शिष्य परंपरा को खुद भी अपने जेहन में विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर लगातार विकसित होते हुए देखा, उसी की कड़ी में निरंतर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज डिपार्टमेंट के लोग कार्य कर रहे हैं। मैं इस क्रम में न केवल विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, प्रोफेसर त्रिपाठी, प्रोफेसर प्रदीप कुमार और विभाग के जितने भी शिक्षक हैं, जो युवा शिक्षक हैं, जो अभी जुड़े हैं, डॉक्टर प्रवीण सिंह सहित जितने भी शिक्षक हैं, मैं शायद सबका नाम लेने में संकोच इसलिए कर रहा हूं कि कोई नाम छूट न जाए, लेकिन मैं सबको व्यक्तिगत रूप से रक्षा और सामरिक अध्ययन के क्षेत्र में निरंतर योगदान देने के लिए आह्वान करता हूं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उस गुरु शिष्य परंपरा को निरंतर पुष्ट होते हुए देखना चाहता हूं, जिसकी नींव हमारे गुरुओं ने डाली थी और
शिष्य के रूप में हम लोगों ने जो प्रयास था उसमें निरंतर अभिवृद्धि की। मैं आज की इस कार्यशाला के लिए रक्षा अध्ययन विभाग के अध्यक्ष और साथ ही साथ इस कार्यशाला के संयोजक जो कि हमारे शिष्य हैं, और दोनों ने निश्चित रूप से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है इस वर्कशॉप के माध्यम से। और मैं विज्ञान संकाय के जो वर्तमान संकाय अध्यक्ष है डॉक्टर शांतनु रस्तोगी को भी हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके निर्देशन में विज्ञान संकाय के सभी विभागों में इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से दुनिया के सभी विषयों का उद्भव दर्शन या इतिहास से हुआ है। सभी अनुशासनों के विकास के लिए देखा जाए तो दर्शन और इतिहास की अहम भूमिका रही है, और कालांतर में चाहे वे विषय के विकास के साथ साथ विज्ञान के विषय बन जाए या कला के विषय बन जाए। यह बात मैं इसलिए प्रारंभ में कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात को स्वीकार किया गया है कि 21वीं सदी में भारत की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए उच्च शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है, और इसके लिए निरंतर सभी विषयों में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नए अध्याय जोड़ने के लिए, विषय के क्षेत्र में नई फाइंडिंग्स को समाहित करने के लिए निरंतर शोध और नवाचार की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात को रेखांकित करती है कि भारत के विश्वविद्यालयों में एक ऐसी बहुअनुशासनात्मक या बहु विषयक, जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी या बहु विषयक शिक्षा प्रणाली लागू करने की दिशा में, और इसलिए अलग अलग विषयों को की आवश्यकता है। अर्थात चाहे सामाजिकी या ह्यूमैनिटीज के विषय हो या सामाजिक विज्ञान के विषय हो या विशुद्ध रूप से विज्ञान के विषय हो या शिक्षकेतर या कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे खेल है, इस तरह के क्रियाकलापों को भी समाहित करने वाले विषयों को एक साथ इंटीग्रेट करके स्नातक और उसके ऊपर की उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसका जो ढांचा है, उसे खड़ा करना है। निश्चित रूप से यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है, और आज के समय में जब भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए शिक्षा सबसे बड़ी सार्वजनिक सेवा मान करके सिद्धांत रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि
भारत को एक ज्ञान की शक्ति के रूप में विकसित करने के लिए, एक ऐसे ज्ञान समाज में रूपांतरित करने के लिए विभिन्न विषयों में नए नए शोध के माध्यम से उत्पन्न होने वाले या प्राप्त होने वाले या सृजित होने वाले ज्ञान के नए सोपानों को, नए मॉड्यूल्स को निरंतर जोड़ा जाए, क्योंकि सभी जरूरी है कि अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। इसी तरह से रक्षा एवं सामरिक या स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय के बहुमुखी विकास के लिए तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विश्व शांति के क्षेत्र में निरंतर योगदान देने के लिए जिस प्रकार के उदात्त विचारों की जरूरत है, व्यावहारिकता के स्तर पर जिस प्रकार के चिंतन की आवश्यकता है, उस चिंतन को पुष्ट करने के लिए हम शोध को बढ़ावा दें। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारा विचार, बहुत सारी परिकल्पनाएं मनुष्य को जिस परिवेश में वह रहता है उसके आधार पर निरूपित करने के लिए अवसर मिलता है। रक्षा तथा स्ट्रैटेजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जो निश्चित रूप से एक समेकित ज्ञान विज्ञान के सभी धाराओं को समाहित करके भारत के राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकर खतरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए किस प्रकार के विकल्प हमें चाहिए, उसके लिए चिंतन का आधार देता है। यह विषय इसीलिए अपने बहुआयामी स्वरूप में दुनिया के अन्य विषयों की तुलना में अधिक व्यावहारिक है, क्योंकि यह मानव के अस्तित्व से तो जुड़ा ही है। मानव जिस राष्ट्र राज्य की सीमाओं में, भौगोलिक सीमाओं में रहता है, उसके क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा से जुड़ा हुआ है। उन शाश्वत और कह सकते हैं मार्मिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है, जिनको पेरेनियल कोर वैल्यूज कहते हैं, जिनके बिना किसी राष्ट्र का अस्तित्व एक राष्ट्र राज्य के रूप में कायम रखना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए हमें किस प्रकार के स्ट्रैटेजिक संस्कृति की या स्ट्रैटेजिक कल्चर की 21वीं सदी में आवश्यकता है, इसको समझने के लिए भी रक्षा तथा स्ट्रैटेजिक अध्ययन के विषय क्षेत्र में जो निरंतर नए आयाम जुड़ रहे हैं, वे बिना शोध के संभव नहीं है। इसके पारंपरिक आयाम भी है और गैर पारंपरिक आयाम भी है, अर्थात ट्रेडिशनल डायमेंशंस भी है और नॉन ट्रेडिशनल डायमेंशंस भी है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज एक ऐसा
बारू लात इतना गुल्लतखोर वाटे साले एक ऐसा बहुविषयक अनुशासन है, आप कह सकते हैं बहु अनुशासनात्मक विषय है, कहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी अध्ययन का क्षेत्र है जिसमें शोध की अपार संभावनाएं हैं, पारंपरिक दृष्टिकोण से भी और गैर पारंपरिक दृष्टिकोण से भी। निश्चित रूप से इस विषय के इच्छा और संघर्ष तथा सहयोग के तत्व समाहित है। इसलिए सुरक्षा, संघर्ष और सहयोग के इर्द गिर्द जो भी ज्ञान विज्ञान विषयक अनुशासन के विस्तार की संभावनाएं हैं, उसको तलाशने के लिए हमारे विषय के अध्येताओं को, शोधार्थियों को निरंतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी में भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा में तभी सफल होगा जब वह सभी प्रकार के, चाहे आंतरिक खतरे हो या बाह्य खतरे हो, आंतरिक चुनौतियां हो या बाह्य चुनौतियां हो, जो हानिकर प्रभाव या संघात करने के लिए उपस्थित है या जो दृश्यमान है, ऐसे हानिकर आंतरिक या बाह्य खतरों और चुनौतियों से सापेक्षिक सुरक्षा प्रदान करना, और यदि संघर्ष की परिस्थितियां उत्पन्न हो तो उनके समाधान के लिए सभी प्रकार के विकल्प, जिसमें अंतिम विकल्प के रूप में सैन्य शक्ति के प्रयोग का विकल्प खुला हो, और यदि आवश्यक हो तो सैन्य शक्ति के प्रयोग से अपने हितों की रक्षा करने के लिए हम आवश्यक प्रयास कर सके। ये तमाम बातें समाहित करते हुए आज हमें रक्षा और स्ट्रैटेजिक अध्ययन के क्षेत्र में शोध के विषयों का चयन करना चाहिए, क्योंकि विषय का चयन शोध के क्षेत्र में पहली आवश्यकता होती है। यदि आप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरों का हल निकाल, उनका उपशमन करने के लिए जो भी विकल्प चाहिए, उसके लिए चिंतन मनन और शोध कार्य करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि इन आधारभूत बातों को समझे और उसको अपने व्यापक चिंतन का आधार बनाए। आज तो रक्षा अध्ययन के क्षेत्र में, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन के क्षेत्र में देखा जाए तो जो पारंपरिक कह सकते हैं पारंपरिक विषय थे, सब्जेक्ट मैटर था, उसमें भी शोध के कारण नए नए बिंदु, नए नए विचार, नया नया चिंतन किया हुआ शोध का ज्ञान जुड़ता जा रहा है। तो इसलिए बदलते हुए परिवेश में जो आज की आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता ही वास्तव में नए विकल्पों को तलाशने या खोजने के लिए अवसर प्रदान करती है, और हमारा विषय, क्योंकि नेशनल डिफेंस
या जिसे डिफेंस से आप इंगित कर रहे हैं, राष्ट्रीय रक्षा, स्वाभाविक है कि आज जो भारत का रक्षा तंत्र है उसका विस्तार हुआ है। पारंपरिक रूप से सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से हम अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए तथा आंतरिक स्थिरता के लिए सैन्य शक्ति और सुरक्षा बलों के प्रयोग के बारे में सुनिश्चित चिंतन और विकल्पों के विस्तार का प्रयास करते रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे थिंक टैंक्स हमारे देश में मौजूद हैं। विश्वविद्यालयों में जो रक्षा एवं सामरिक अध्ययन के विभाग हैं, वे क्योंकि युवाओं के करीब है, युवा चिंतन को एक नया आकाश देने का कार्य उनके साथ है। बात करो दोस्तों। वे जिस प्रकार की शिक्षित प्रशिक्षित युवा जनशक्ति रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन के क्षेत्र में तैयार कर सकते हैं, शोधार्थी के रूप में या अध्येता के रूप में, जो नया सोचने के लिए, कुछ नया देने के लिए जिज्ञासु है। क्योंकि जो जितना अधिक जिज्ञासु होता है वह शोध के क्षेत्र या अनुसंधान के क्षेत्र में उतना ही अधिक जिज्ञासावश नए विचारों के प्रतिपादन के लिए, नए क्वेश्चंस को जो अपनी हाइपोथेसिस में, परिकल्पना में समाहित करने के लिए उसका जो कार्य है वो और अधिक व्यावहारिक और पुष्ट होता है। क्योंकि नए क्वेश्चंस को तलाशना शोध में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए शोध की परिकल्पनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको हमें खासतौर से जिज्ञासु शोधार्थियों को शोध निर्देशक के रूप में बताना चाहिए। क्योंकि विषय के चयन के साथ साथ बहुत जरूरी है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि किसी भी विषय का चयन बिना सुनिश्चित ऑब्जेक्टिव्स के करना एक प्रकार से पानी पीटने के समान है। बहुत जरूरी है कि जो चयनित विषय हो उसके ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करें और उन ऑब्जेक्टिव्स के अनुरूप अपने रिसर्च क्वेश्चंस और परिकल्पनाओं को, हाइपोथेसिस को तय करें और उनके परीक्षण के लिए आगे जो शोध के दूसरे सोपान है उन पर आगे बढ़े। आज यूजीसी ने भी जो शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं, खासतौर से जो नेट की व्यवस्था है, उसमें भी रिसर्च मेथड्स को लेकर के बड़ी गंभीरता दिखलाई है। इसलिए मैं रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग को बधाई देता हूं कि आप सबने रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय में इस प्रकार की कार्यशाला आयोजित किया है और आज उसका शुभारंभ आप कर रहे हैं। आज का समय आप देखें तो न केवल नई सूचनाओं के आदान प्रदान को तेजी से बढ़ावा दे रहा है। उसका कारण यह है कि टेक्नोलॉजी पारंपरिक क्षेत्र में जो शोध हो रहा है उसमें नया जोड़ने के लिए भी टेक्नोलॉजी को एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बलवर्धक के रूप में, बलवर्धक साधन के रूप में
इस्तेमाल करने का अवसर मिल रहा है। टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से फोर्स मल्टीप्लायर है, न केवल साधन के रूप में बल्कि साध्य को और तेजी से और सरलता तक से जो विचारक है, जो शोधार्थी है, उनके चिंतन को, उनकी जिज्ञासा को और अधिक बढ़ाने के लिए भी, और साथ ही साथ समाजोपयोगी या राष्ट्रोपयोगी बनाने के लिए। क्योंकि हमारा विषय जो है, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय राष्ट्रीय हितों के संरक्षण और संवर्धन से अत्यंत निकट से जुड़ा हुआ विषय है। प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, वह भी बदलती हुई परिस्थितियों में। तो इसलिए ऐसी दशा में हमें बहुत जरूरी है कि जो रक्षा के क्षेत्र में जिज्ञासु शोधार्थी है, विद्यार्थी है, उनके लिए नए शोध के विषय सुझाए और उनको सिलेक्ट करने में, उन विषयों के चयन में पर्याप्त सावधानी हो। क्योंकि ऐसा शोध कार्य जो समाजोपयोगी न हो, जिसका पब्लिक डिफेंस न हो, आज के समय में निश्चित रूप से महत्व नहीं पाता है। अभी हर्ष कुमार सिन्हा जी जिस बात की ओर इंगित कर रहे थे वो यही था कि न केवल अपने देश में या दक्षिण एशिया के देशों में, बल्कि आप कह सकते हैं कि चीन को यदि छोड़ दें तो दुनिया के स्तर पर जो रिसर्च हो रही है उसमें यहाँ एशियाई देशों में, खासतौर से दक्षिण एशियाई देशों में होने वाले शोध लीस्ट कोटेड है। उसकी वजह है यही है कि शोध विषय का चयन करते समय अब समाज और राष्ट्र तथा क्षेत्र के लिए उपयोगी विषयों के चयन में सावधानी नहीं बरतते। आज परंपरागत से जब हम परंपरागत शोध के बारे में बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और इस तरह के हेल्थ सिक्योरिटी। आपने देखा कि कोविड-19 के संघात से किस तरह से दुनिया के 200 से अधिक देश प्रभावित थे और बड़ी संख्या में लोग काल के कराल गाल में समा गए। तो इसलिए शिक्षा और सामरिक अध्ययन के क्षेत्र में जो टॉपिक्स या जो भी विषय चुने जाए शोध के लिए, वे
बहुत सोच विचार के सुविचारित ढंग से चुने जाएं और उनको समाजोपयोगी या राष्ट्रोपयोगी बनाने के लिए पर्याप्त अवसर हो और उन अवसरों के विकल्प या उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न आप अपनी परिकल्पनाओं के माध्यम से परीक्षित करना चाहते हैं, उनका परीक्षण करना चाहते हैं। आज हमारे गैर परंपरागत क्षेत्र के बहुत सारे विषय आपके शोध के लिए है, तो इसलिए विषय क्षेत्र की का जो एक्सपेंडिंग एरेना है, विषय वस्तु आपके विषय में का जो क्षेत्र है उस मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही सर, आ रही है। मैं इस तथ्य को रेखांकित करना चाहता हूं कि हमारे शोधार्थियों को जो रक्षा सर आवाज नहीं आ रही आपकी। कार्य हेलो और सोच विचार करके तैयारी करें और उसमें आगे बढ़े। रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसे प्रारंभ में हमने कहा कि जो पूर्व के शोध कार्य है, उन शोध कार्य की समीक्षा भी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो पारंपरिक विषय है या गैर पारंपरिक विषय हो, रक्षा और स्टैटिक विषय का जहां तक महत्व है, जहां तक उसका संबंध है, उसके लिए आप सब जरूर इस बात को ध्यान रखें कि वे ही विषय आज के समय में सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से आपके विषय को मजबूती प्रदान करेंगे, जो बदलते हुए परिवेश में एक खेल सकते हो। उनको आप अपने फाइंडिंग से भी इस बात को देखें कि जो आपका निष्कर्ष है शोध का, वो इस बात को चरितार्थ करे कि वो समाजोपयोगी है। मैं इस बात को इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि आज तमाम ऐसी रिसर्चेस हो रही है जिनका कोई पब्लिक डिफेंस नहीं है। सिर्फ रिसर्च के लिए रिसर्च करना यह उचित नहीं है। मैं आप सबसे विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा और मैं देख रहा हूं कि आदरणीय जी भी जुड़ गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूं। मैं अपनी बात को इसी संदर्भ में जारी रखते हुए यह सूचित करना आपसे अपने विचार शेयर करते हुए कहना चाहूंगा कि जब हम इसके एक्सपेंडिंग एरेना की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उस पैराडाइम शिफ्ट को भी नोट करना चाहिए जो आपको विषय क्षेत्र में अलग अलग और साथ साथ समेकित रूप में दिखलाई पड़ रहा है। क्योंकि मैंने कहा कि आज रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय सबसे पहले तो एक ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी प्लेटफॉर्म पर नए कलेवर में स्थापित होने के लिए तैयार है, जिसका महत्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से बढ़ा है।
उसका प्रभाव कारण यही है कि प्रौद्योगिकी ने, या कह सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने, साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारे हाथ मजबूत कर दिए हैं। हमें डेटा कलेक्शन के नए अवसर दे दिए, नए साधन दे दिए हैं। फील्ड रिसर्च के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, या पहले की तरह से कठिनाइयां अब नहीं है। बहुत सारे, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, तो इसलिए आप अंदाज लगाएं कि जब 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पीरियड में नई शिक्षा नीति लागू की गई थी और उच्च शिक्षा में खासतौर से रिसर्च की नए सिरे से कैसे व्यावसायिक विषयों में और साथ ही साथ पारंपरिक विषयों में शोध को बढ़ावा दिया जाए, विचार किया जा रहा था। तो हमारा विषय एक प्रकार से संघर्ष की स्टेज से गुजर रहा था। कारण यह था कि हमारे विषय को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में जो प्रयास हुए थे, उन प्रयासों को इंटीग्रेट करने का काम उतनी सफलता से नहीं हो पाया था। लेकिन वर्तमान में निश्चित रूप से जो हम लोगों ने समय समय पर प्रयास किए, उसका सुफल मिलने लगा है। और इसलिए रक्षा के क्षेत्र में जो थिंक टैंक्स है देश में या दुनिया में, उन थिंक टैंक्स ने भी रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन के विषय के महत्व को तो विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, उसको स्वीकार किया है। तो इसलिए मैं अपने साथियों को, जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा की जो श्रृंखला है, उसकी मजबूत कड़ी है, वे अपने अनुभव और ज्ञान से रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय के शोध कार्यों के लिए जो पंजीयन हो, उसमें यह सुनिश्चित करें कि विषयों का चयन व्यावहारिक हो और उसके लिए जो अब तक का शोध साहित्य है, उसकी वो विशद, उसकी बहुत ही व्यापक शोध समीक्षा करते हुए शोधार्थी को तब जाके एनरोल करें। और इसीलिए आप देखें कि जो 6 महीने का जो सुपरवाइजर के लिए कहा गया कि सुपरवाइजर जो है अपने निर्देशन में किसी का के तक वो जो 6 महीने का उसका कोर्स होता है, कोर्स वर्क जिसे कहते हैं, जिससे हर विद्यार्थी को अनिवार्यतः जुड़ना होगा। तो उसमें रिसर्च मेथड्स पर भी बल दिया गया है और शोध साहित्य की समीक्षा पर भी बल दिया गया है और साथ ही साथ कंप्यूटर के ज्ञान पर भी बल दिया गया है। मतलब टेक्नोलॉजी का प्रवेश इतने व्यापक पैमाने पर डेटा कलेक्शन के लिए और साथ ही साथ विश्लेषण के लिए, क्योंकि आज इंटरनेट और इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से देखा जाए तो हर घर में सूचनाओं का अभाव लग रहा है, लेकिन हर सूचना ज्ञान विज्ञान नहीं है। इसी तरह से हर सूचना जो रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन के बारे में दुश्मन या प्रतिस्पर्धी देश के माध्यम से, थिंक टैंक्स के प्लेटफॉर्म से या प्रकाशित सूचनाओं से आप तक पहुंच रही है, वह ज्ञान विज्ञान नहीं है। बहुत सारी चीजें प्रोपेगेंडा के रूप में भी है। और आप जानते हैं कि प्रोपेगेंडा सैकड़ों टन हाई एक्सप्लोसिव से भी ज्यादा कारगर होता है। इससे राष्ट्रीय हितों को बहुत अधिक चोट पहुंचती है, चाहे वो आंतरिक राष्ट्रीय हित हो
सीमाएं निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि स्थलीय सीमा है, वहां भी बहुत सारे खतरे हैं। चीन और पाकिस्तान परंपरागत दुश्मन के रूप में गठजोड़ भी करते रहे हैं और इस तरह से नई चुनौतियां भी उपस्थित कर रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत सारी नई चुनौतियां हैं। ऐसे समय में जरूरी है कि नए विषयों का, नए ऐसे शोध विषय चुने जो पहले से किए गए शोध के माध्यम से अर्जित ज्ञान में कुछ नया जोड़े, क्योंकि शोध का प्रमुख लक्ष्य यही है कि जो पहले से विषय का अर्जित या संचित ज्ञान है उसमें आप विस्तार करें और बिना शोध के आप पहले से संचित ज्ञान में विस्तार नहीं कर सकते। इसलिए इस कार्य में मुझे पूर्ण विश्वास है कि रक्षा और सामरिक अध्ययन विषय के हमारे शिक्षक और उनके निर्देशन में कार्य करने के लिए उद्यत या जिज्ञासु, मैं जिज्ञासु शब्द इसलिए बार बार प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि जो व्यक्ति या जो शोधार्थी विषय के प्रति जितना अधिक जिज्ञासु होता है, जिज्ञासा उसमें होती है, उतना ही अधिक सीखता है। उसमें नया करने के लिए एक प्रकार का नया जज्बा पैदा होता है और यह जज्बा पैदा करने का कार्य रक्षा या डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज के क्षेत्र में सुपरवाइजर्स को अवश्य करना चाहिए। आप अधिक से अधिक जिज्ञासा अपने शोधार्थी में पैदा करें, जो भी विषय चयनित करके उसके दें, यह बात याद रखें। रिसर्च के लिए ये बहुत जरूरी है। एक चीज और, जैसा मैं प्रारंभ में ही कहा कि हर विषय का एक कोई न कोई दर्शन या इतिहास होता है। विज्ञान के विषय का भी, कि विज्ञान के विषयों में भी जितने भी शोध हुए हैं सबके साथ कुछ न कुछ विचार या दर्शन और साथ ही साथ हर एक का कोई न कोई इतिहास रहा है। जितने भी जितना भी कार्य हुआ है वैज्ञानिकों के द्वारा, देखिए वैज्ञानिक ज्ञान का जो सृजन है, संचय है, जो विस्तार है, वह समाज की या अलग अलग राष्ट्रों की या मानवता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही हुआ है। आज भी देखें, चाहे मनुष्य की सुख सुविधाएं हो, उनके लिए साधन की आवश्यकता हो, या आज के समय में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जो 1986 की शिक्षा नीति थी, उससे जबकि इंटरनेट का प्रयोग भी पूरी तरह से देश में प्रचलित नहीं था भारत में, तब जो परिस्थितियां थी और आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर आ गया है। आज आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता से शोध के क्षेत्र में एक युगांतकारी या क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में जो शोध कार्य, जो नए क्षेत्र है उसमें काम करें, ऊर्जा सुरक्षा के वैकल्पिक क्षेत्रों में काम करें और दूसरे विषयों के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, जो शोध हो रही है, उससे जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि जब एक बहु विषयक शिक्षा प्रणाली अब विकसित करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपने चिंतन में उसी प्रकार का, और संजोग की बात है कि रक्षा और सामरिक अध्ययन या स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय ऐसा ही एक विषय है जो मानव के किस प्रकार से हेलो
आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। मैं समझता हूँ अपनी बात को बहुत लंबा हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रिसर्च मेथडोलॉजी के विभिन्न पक्षों पर कैसे डेटा कलेक्शन किया जाए, रिसर्च की डिजाइन क्या हो, और साहित्य की समीक्षा कैसे की जाए, और डिफरेंट मेथड्स तो और उनकी लिमिटेशंस क्या है, सैंपलिंग हो या जितनी भी तरह के फील्ड कैसे डेटा आप कलेक्शन करें, इनके बारे में क्योंकि समय बहुत नहीं है, किसी दूसरे वक्त पर जो है इसको आवश्यकता होगी तो बात करेंगे। हम चूंकि यह इनॉग्रल सत्र है, इसलिए मैं प्रारंभ में ही यह बात एक कहना चाहता था कि रक्षा एवं स्नातक अध्ययन विषय का स्वरूप बहु अनुशासनात्मक है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसलिए ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में रक्षा और सामरिक अध्ययन विषय के जो भी नए तत्व है उनको चिन्हित करके शोध विषय चुने जाए और प्रॉपर या कह सकते हैं युक्त ढंग से शोध साहित्य या किए हुए कार्य की समीक्षा करते हुए जो भी रिसर्च क्वेश्चंस आप सेलेक्ट करें शोधार्थी, उसको निर्देशित करें कि वह उनके इर्द गिर्द ही अपना रिसर्च डिजाइन या शोध का प्रारूप निर्धारित करे और शोध की विधियों का प्रयोग करते हुए वह अपना शोध का डेटा कलेक्शन करे। हो सकता है कि पहले से एग्जिस्टिंग जो सिद्धांत हो, थ्योरीज हो, जो ज्ञान हो, उसका नया इंटरप्रिटेशन करने के लिए वर्तमान में अनुपयोगी ज्ञान की जिससे अधिक अवसर हो। तो इसलिए रिसर्च में हर आप मौलिक रिसर्च के लिए अवसर पाए, विज्ञान के विषयों में भी संभव नहीं है। बेसिक रिसर्च बहुत कम हो रही है, अप्लाइड रिसर्च बहुत अधिक हो रही है। इसलिए अप्लाइड रिसर्च, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज निश्चित रूप से अप्लाइड रिसर्च के लिए बहुत सारे अवसर या अनंत संभावनाएं रखने वाला विषय है और दूसरे विषयों की तुलना में अधिक व्यावहारिक है, क्योंकि यह ह्यूमन एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, विश्व शांति से जुड़ा हुआ है और जो ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां उपस्थित होती है, उनके लिए विकल्प तलाशने के लिए अवसर देने वाला यह विषय है। इसलिए इन अनंत संभावनाओं से भरे हुए रक्षा एवं स्नातक अध्ययन विषय के सभी शिक्षकों को और शोधार्थियों को मैं बधाई देता हूं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह के सभी विषयों की तरह से रक्षा स्नातक अध्ययन विषय भी जो आप एक अभिनव और समावेशी प्रयास कर रहे हैं, वह एक नया और उपयोगी मुकाम हासिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस गोष्ठी, इस वर्कशाला वर्कशॉप जिसे कह सकते हैं, कार्यशाला के योजक प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह और अभिप्रेरित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, यह मानते हुए कि ज्ञान से पवित्र वस्तु
इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए रक्षा एवं ऐतिहासिक अध्ययन विषय के क्षेत्र में जो गीता का ज्ञानेन सदृशम पवित्र भी विद्यते, निश्चित ही इस दुनिया में ज्ञान से पवित्र वस्तु कोई नहीं है। इसलिए रक्षा एवं ऐतिहासिक अध्ययन विषय के संदर्भ में ज्ञान के सृजन, संचय और विस्तार के लिए नए नए शोध कार्य देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस सारगर्भित उद्बोधन के लिए। जैसा कि पूर्व में ही मैंने सभी को सूचित किया था कि आदरणीय सर इस वर्तमान में विभाग में जितने भी शिक्षक हैं सबके गुरु रहे हैं। एक तरह से आज के विभाग के पितामह आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर के इस सारगर्भित और उद्देश्यपूर्ण उद्बोधन के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अपने कुल मुखिया, प्रतिदिन विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए क्रियाशील, प्रयत्नशील, नवाचारों से विश्वविद्यालय को सशक्त करते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक नई प्रतिबिंब स्थापित करने के लिए सदा दिन रात एक किए हुए आदरणीय प्रोफेसर राजेश सिंह सर, मैं विभाग की तरफ से, इस कार्यशाला के समिति की तरफ से, आयोजन समिति की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और चूंकि समय बहुत है, सर को कई मीटिंगों में रहना है, मैं सीधे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय कुलपति जी को सादर आग्रह करता हूं, आमंत्रित करता हूं। आदरणीय कुलपति जी। धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण सिंह जी। आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि हमारे मित्र, हमारे प्रिय प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय कुलपति मगध विश्वविद्यालय, उनके पास कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का भी चार्ज है, आपको प्रणाम करता हूं। डीन साइंस प्रोफेसर रस्तोगी, शांतनु रस्तोगी जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जी, आपके सभी शिक्षक साथीगण, मुझे खुशी है कि मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी का पूरा लेक्चर सुन पाया। काफ़ी उन्होंने विस्तृत में बताया रिसर्च मैथोलॉजी और रिसर्च को कैसे प्लानिंग किया जाए। मैं बहुत कुछ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं शेयर करूंगा जो महसूस करता हूं। जो रिसर्च मैथोलॉजी का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट जो वो जोर दे रही है, यूजीसी खासकर दे रही है, नेक जोड़ दे रही है कि रिसर्च मैथोलॉजी पे, आईपीआर पे, ये इन चीज़ों पे मतलब लेक्चर होने चाहिए, और इनोवेशन पे, और उसके नंबर भी मिलते हैं, उनके नंबर भी आपको नेक में मिलते हैं, नायरा रैंकिंग मिलते हैं। और वो इसलिए कर रही है यूजीसी और नेक, ये प्लेटफॉर्म हर यूनिवर्सिटी, हर डिपार्टमेंट बहुत सुदृढ़ नहीं है, कमज़ोर है। रिसर्च मैथोलॉजी के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी है। हम लोग ने जब पीएचडी किया था तो हम लोग, मैंने हिसार से किया था, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से, तो हमने कोई स्पेशल उसमें कोर्स नहीं किया था। तो रिसर्च मैथोलॉजी में वो बहुत सारी, एक स्टैटिस्टिकल डिजाइन होता है, 401 कोर्स होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती थी। बेसिकली जब सीबीएस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया तो उस प्लानिंग पार्ट में ये देखा गया, जो कोर्स अगर बना रहे थे तो एक बहुत पहले कोर्स वर्क था नहीं, तो ये बनाया गया मिनिमम कुछ कोर्स बना दिया जाए, खासकर आर्ट और सोशल साइंस में ये बहुत कमज़ोर था। ये देखा गया कि रिसर्च मैथोलॉजी पार्ट बड़ा काफ़ी वीक है, और रिसर्च मैथोलॉजी का 4 क्रेडिट का सबको कोर्स बना दिया गया। कोर्स तो बन गया, लेकिन जो कोर्स करिकुलम को स्टैंडर्डाइज करके पढ़ाने का सिस्टम यूनिवर्सिटी में डेवलप हो रहा है, और ये कई यूनिवर्सिटी में कॉमन कोर्स है, कई में इसको ओवरलैप करके हर डिपार्टमेंट अपना स्पेशलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों पहलू हैं जो इसमें देखे जाने चाहिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका रिसर्च मैथोलॉजी का, क्या मैथोलॉजी आपने यूज़ किया, वो मैथोलॉजी बेसिकली इट्स अ प्लानिंग ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। आप जो भी करते हो, आप एक एक्सपेरिमेंट प्लान करते हो,
उसकी 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 बेसिक स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट होता है कि उसको नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, और उसके कैसे प्लानिंग करेंगे एक्सपेरिमेंट, उसमें एरर कैसे आएंगे, तो एरर कैसे इसको टेस्ट किया जाए, सिग्निफिकेंस एरर बोलते हैं उसको, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अलग अलग डिग्री फिगर टेस्ट किया जाता है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट 5% लेवल ऑफ उस पर टेस्ट किया जाता है, कोई 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किया जाता है। तो 1% मीन्स कि यू अलाउ एरर, 1% एरर इन दैट एक्सपेरिमेंट, स्टिल दैट उस एरर को लेने के बाद भी सिग्निफिकेंस के ऊपर डिसीजन लिया जाता है। और इसी तरह से 5% एरर, जहाँ की फील्ड कंडीशन में आप जाइए तो एरर ज़्यादा होता है, तो उसमें एरर ज़्यादा अलाउ करते हैं। तो बेसिक मेरा ख्याल है रिसर्च मैथोलॉजी में ये सारी चीज़ें क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एफ रेशो क्या है, टी रेशो क्या है, और काई स्क्वायर क्या है, इसका कैसे टेस्ट करेंगे, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम चलेंगे, इनका रेप्लिकेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, बिना रेप्लिकेशन करेंगे, ट्रीटमेंट है कि नहीं है, ये बेसिक, ये हर जगह थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके ये होता है। ये बेसिक एक्सपेरिमेंट सेम है, अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, लिटरली सभी को करना पड़ता है। अब वो आर्ट्स में कैसे होगा, डिफेंस में कैसे होगा, ये स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट कर सकता है। तो बेसिक ये जानना चाहिए, ये एक वो मेरा ख्याल है जो यूजीसी का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है उसमें बहुत सारा पोर्शन इसका है, और ये हर डिपार्टमेंट पे करने के बाद एक ये अच्छी पहल है कि कम से कम एक्सपोजर हो रहा है बच्चों का। मेरे से कई लोग खासकर कंप्यूटर साइंस के कोर्स पे और रिसर्च कहे सर अभी पढ़ाई नहीं, क्या 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 कवर करें, हेड आके पूछते हैं। तो ये जो सेमिनार और ये कराया जा रहा है, ये एक अच्छी पहल है। इसी के आधार पर बहुत सारी रिकमेंडेशन के हिसाब से स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी आप डेवलप कर सकते हैं। कुछ कॉमन हो सकती है, कुछ स्पेसिफिक हो सकती है डिपार्टमेंट की, और ये बड़े स्टैंडर्डाइज है ये टूल, ये आपको ध्यान रखना है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के टूल्स बड़े स्टैंडर्डाइज है, आप ये करिए। तो इसमें ये नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के स्कोप नहीं है, बट इसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं तो स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है। देखिए अब सारा जो है ना IT बेस्ड हो गया है, इन्हीं जो मॉडल हैं, इन्हीं स्टैटिस्टिक्स के आधार पर आपके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं। बायोमेट्रिक्स के, एनी बायोमेट्रिक्स मीन्स एनी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, चाहे डिफेंस में भी अगर आप बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसको सेम टूल लगेगा। उसमें क्या सेग्रीगेशन पैटर्न है, कौन से टूल लगेंगे, तो वो जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो रहे हैं बेसिकली इसी पे डिज़ाइन होते हैं, इन्हीं इन्फ्रेंस के बेसिस पे, इन्हीं बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बेस पे होता है, और वो आपको गाइड करना पड़ता है। अब जैसे जेनेटिक्स में हूँ, जेनेटिक्स में जीनोटाइपिंग, फिनोटाइपिंग, लेकिन बेसिक जो एनालिसिस का प्रिंसिपल है वो स्टैटिस्टिक्स से आता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, वो भी स्टैटिस्टिक्स से आता है, उसमें बायोलॉजिकल पैटर्न को उसमें सेट करना पड़ता है। तो ये चीज़, और अपने डिपार्टमेंट स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी को करने की ज़रूरत है। और एक तो मैं आप सभी को वो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं, चूँकि प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी ऑलरेडी काफ़ी देर तक बात कर चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि डिपार्टमेंट स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बनाइए। जो डिपार्टमेंट है डिफेंस के, इसमें क्या है, इसमें क्या स्पेसिफिक आपके जो एक्सपेरिमेंट है कैसे करेंगे, और जो भी प्रपोजल आई है देन यू प्लान इट, यू ब्रिंग इनटू कोर्स करिकुलम में कैसे डालेंगे आप, उसके डिजाइन करिए कोर्सेज, उसको स्पेसिफिक, और उसको फिर अपने बॉडी से अप्रूव कराइए, एंड इट शुड कम इन द रेगुलर कोर्स करिकुलम कि आप PG ये पढ़ाएंगे, UG में ये पढ़ाएंगे, ये बेसिक पढ़ाएंगे। जैसे 401 स्टैटिस्टिक्स भी प्लान करते हैं, तो बेसिक उसके कोई बेसिक स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होनी चाहिए, वो ऑफर होनी चाहिए। अगर एक प्लान कर रहा है रिसर्च मेथोडोलॉजी पे तो वो उससे कनेक्टेड होनी चाहिए। तो ये चीज़ें वर्कआउट करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा, आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा, और ख़ासकर अपने प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो इतना समय दिया। काफ़ी लंबा लेक्चर था उनका, मैंने सुना। मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, मैं बहुत नहीं बोलना चाहूँगा,
एक मीटिंग और चल रही थी, तो लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों से जुड़ सका। आपको सभी चीज़ के लिए मुबारकबाद देता हूं, और आप सही डायरेक्शन पे आपका जा रहा है, अच्छे स्पीकर हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलपति जी। हमारे यहाँ जो आज इनॉग्रल सेशन के उपरांत सत्र चलने हैं, 6 तारीख तक 2 सत्रों में है। मैं पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ विभाग और आयोजन समिति की तरफ से। इस कार्यक्रम के अंतिम सोपान पे मैं अपने विभागाध्यक्ष हमारे गुरु आदरणीय प्रोफेसर हर्ष सिन्हा सर को सादर आमंत्रित करता हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आदरणीय प्रोफेसर हर्ष सिन्हा। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कुलपति जी को सबसे पहले मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने सचमुच बहुत व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की ये जो वर्कशॉप थी उसमें अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। माननीय कुलपति जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि ये जो इनिशिएटिव है कि सभी डिपार्टमेंट अपने चरित्र के अनुरूप एक कोर्स करिकुलम खासतौर पर रिसर्च मेथोडोलॉजी का विकसित करें, और उसी श्रृंखला में ये वर्कशॉप शुरू की गई है। इस पहल के लिए भी हम सभी विश्वविद्यालय और विभाग उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आज के हमारे मुख्य वक्ता जैसा डॉक्टर प्रवीण सिंह जी ने बिल्कुल उपयुक्त विशेषण दिया, वे सचमुच इस विभाग के पितामह व्यक्तित्व में से एक। जो मौजूदा पीढ़ी है जो इस आयोजन को कर रही है, और इसके बाद की पीढ़ी जो इस आयोजन से लाभान्वित हो रही है, ये जो कुछ भी पा रही है या जो कुछ भी अब तक पाया है वो ऐसे ही पितामहों में से निश्चित हुआ है और उसी से हम लोगों ने अर्जित किया है। ये हम लोगों का सौभाग्य रहा है कि प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी का हम लोगों को अनकंडीशनल सपोर्ट और कोऑपरेशन और मार्गदर्शन मिलता है। वे लंबे समय से कुलपति के कार्यभार में हैं। पहले रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलपति थे, और उस समय मगध, और जैसा आपने अभी सुना कि वो आरा विश्वविद्यालय के भी कुलपति हैं। लेकिन इसके बावजूद विभाग को जब भी जिस भी कार्यक्रमों में उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता हुई है वे उपस्थित हुए हैं अपनी पूरी व्यस्तता के बावजूद। मैं उनका भी विभाग की तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे डीन साइंस आदरणीय प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी जी इस कार्यक्रम में बिल्कुल समय से जुड़ गए थे, और यद्यपि उनके यहाँ भी इसी प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है, इसके बावजूद वो लंबे समय तक हम लोगों के साथ थे। मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। विभाग के सभी शिक्षक, विशेष रूप इस कार्यशाला के समन्वयक डॉक्टर प्रवीण सिंह और डॉक्टर आरती यादव, जिन्होंने इस आयोजन को तकनीकी तौर पर और प्रारूपगत तौर पर बहुत बेहतर ढंग से नियोजित किया है, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। विभाग के वरिष्ठतम आचार्य प्रोफेसर सतीश चंद्र पांडे जी, प्रोफेसर प्रदीप यादव जी, प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी जी और डॉक्टर जितेंद्र कुमार और डॉक्टर विजय कुमार लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से परिश्रम कर रहे हैं। मैं उनका भी इस समय विभाग की तरफ से आभार ज्ञापित करता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा आभार उन विद्यार्थियों का जो शोध करता है, जो परा स्नातक के विद्यार्थी हैं और जो गोरखपुर की सरहद तक ही सीमित नहीं। मैं देख रहा हूँ इसमें लगातार जब 100 के करीब प्रतिभागी जुड़े थे, जिनकी संख्या समय के साथ ज्यादा कम हो रही है, लेकिन उसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के भी विद्यार्थी, ये उनका इस विभाग के प्रति एक सम्मान भाव तो है ही है, इस विभाग की उस प्रतिष्ठा का भी प्रमाण है जिस प्रतिष्ठा का सृजन प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी और उनके समकालीन हमारे आचार्यों ने किया। तो ये बहुत संतोष का विषय है और बहुत प्रसन्नता का विषय है
मैं माननीय कुलपति जी को इस बात के लिए विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो उन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक करिकुलम की बात की है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने लगातार अपने आप को समय के साथ बनाए रखा है और सबसे ज्यादा परिवर्तनशील पाठ्यक्रम अगर कुछ चुनिंदा विषयों में से हैं तो वो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज भी उसमें अग्रणी है। हम लोग आगे इस कार्यशाला के बाद एक बार फिर से रिव्यू करेंगे अपने एग्जिस्टिंग प्री पीएचडी पाठ्यक्रम का और उसमें इस कार्यशाला से जो निष्कर्ष निकल रहे हैं उसको जरूर शामिल करेंगे जैसा उनका निर्देश है। मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कार्यक्रम में मैंने देखा डॉक्टर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए थे जो इस समय मगध विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम के समन्वयक हैं। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और सभी प्रतिभागी सभी योगदानकर्ताओं के प्रति बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस इनॉग्रल सेशन का अंतिम सोपान के उपरांत अब इसकी समापन की घोषणा आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय के अनुमति से यदि हो तो इसके समापन की घोषणा की जाए। ये सत्र तो अब यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद सर। जब इनॉग्रेशन उद्घाटन सत्र अब यहीं समाप्त होता है, अगले सत्र के लिए फिर मिलते हैं।